नमस्कार, मैं हूं नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज ड्रम कमेंट्री। ये एक ऐसा शो है जिसमें हम रोजाना की बड़ी खबरों पर एकदम निष्पक्ष कमेंट्री करते हैं। अगर आपको हमारी कमेंट्री अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें अपने सुझाव वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। इस कमेंट्री में हमारा साथ देते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ शेखर अय्यर जी। शेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की कमेंट्री में। नमस्कार नीरज जी, नमस्कार। सर, ईवीएम का जिन एक बार फिर बोतल से निकल चुका है और हमने देखा कि किस तरीके से महाराष्ट्र से लेकर के उसमें एलन मस्क भी घुस गए इस बीच में। इस पे हम एक डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी-अभी की ताज़ा खबर ये है कि राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ रहे हैं और उनकी जगह प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से चुनाव लड़ेंगी। ये उनका पहला चुनाव होगा। यूँ कहें कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री अब होने वाली है। इसके साथ ही जैसे कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक परिवार से 3 सांसद इस बार 2024 में देखने को मिलेंगे। सब लोग कह रहे थे कि शायद यही होने वाला है और वो हुआ भी। आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे सर। मैं तो कह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन और एक चीज़ भी हमें एक्सपेक्ट करने की तैयारी होनी चाहिए। वो है कि वायनाड से जैसे वो जीत के आएगी, पूरी उम्मीद है वो जीतेगी क्योंकि जो मार्जिन भी बड़ा मार्जिन है वहाँ पे और एक माइनॉरिटी डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो कोई दिक्कत नहीं है प्रियंका जीतने को। और इसीलिए वायनाड चुना गया क्योंकि प्रियंका का मेडन अटेम्प्ट शुड बी सक्सेस। तो मुझे लगता है कि हम जो तैयारी हमें करनी है कि वो जीत के आएगी, हो सकता है राहुल उसी को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना दे लोकसभा में। जी, क्योंकि इस बार क्या है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो लोकसभा में उसकी कैबिनेट दर्जा होगी, मिनिस्टर की रैंक होगी जी, और एक ऑफिशियल स्टेट, क्योंकि अभी तक तो कांग्रेस के लिए यही दिक्कत था, दे कुडंट क्रॉस दैट 54-55 टू जी, क्लेम भाई हमें लीगल मतलब रिकॉग्नाइज्ड ऑपोजिशन ये दो, स्टेटस दो। क्योंकि अभी तक देखिए कोई नाम नहीं है और मैं जो सुन रहा हूँ राहुल स्वयं नहीं बनना चाहते। राहुल अपने आप को फ्री रखेंगे ताकि संगठन काम करेंगे, यात्रा पे निकलेंगे। सारे राज्य यूनिट्स जो है कांग्रेस के उनको कहा गया कि अपने अपने स्टेट में जहां हम गठबंधन में हैं, जहां गठबंधन में नहीं है, तमिलनाडु से लेकर कश्मीर तक सब जगह कहा गया है सबको कि आप तैयारी कीजिए, रैलीज होंगे, जितने असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है सब में कीजिए। और जैसे तमिलनाडु में ऑलरेडी प्रिपरेशन शुरू हो गया, भाई यात्रा करेंगे 234 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्योंकि तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल ये सारे चुनाव में जाएंगे 2026 में। तो जो मूड जो है कि भाई तो इसीलिए अपने आप को फ्री रखेंगे। और दूसरी बात उनकी मतलब ही डजंट वांट टू फेस राहुल, मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी सामने सामने। और जी, लीडर ऑपोजिशन बनेंगे तो भाई हर मीटिंग में बैठना पड़ेगा, कभी सीबीआई चीफ का नियुक्ति, कभी सीवीसी का नियुक्ति, जाके डिसेंट नोट देना पड़ेगा, अकेले जाके मोदी के सामने बैठना पड़ेगा, वो नहीं चाहते। और उनको लगता है कि भाई प्रियंका को बिठा दो और प्रियंका जो टोका टोकी करना है वो करेगी और प्राइम मिनिस्टर को एक प्रियंका वर्सेस मोदी, जी, जो भी प्रियंका बोलेगी उसमें ज्यादा वजन हो या ना हो, हर रिपार्टीज विल मेक हेडलाइंस। अपने आप कांग्रेस को ये होगी। सो तैयारी इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रियंका गांधी एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, मैं पहली बार आपके न्यूज ड्रम इसमें मैं खुलासा करना चाहता हूँ कि इसका भी तैयार रहिए। जी, और दो दूसरी सवाल थी आपकी भाई परिवार। अच्छा, माँ कह रहे तो अभी जो बताया जा रहा है हमें कांग्रेस की तरफ से जो एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है कि भाई और बहन लोकसभा में संभालेंगे, राहुल जी ज्यादा बाहर की काम देखेंगे और सोनिया जी भी यहाँ करेंगे। आज जो जिस तरह की प्रक्रिया अपनाई गई, खरगे घर में मीटिंग जिसमें सोनिया, राहुल, प्रियंका गए और खरगे के रिक्वेस्ट पर, देखिए हर बार किसी को रिक्वेस्ट करना पड़ता है इनको कुछ पद संभालने के लिए, तो खरगे के रिक्वेस्ट पर आज ये फैसले इन्होंने लिया है। और बाद में जाके खरगे खरगे ने उनको थैंक किया, भाई मेरी रिक्वेस्ट को आपने एक्सेप्ट कर लिया, जी, पार्टी की तरफ से जो हमने रिक्वेस्ट आप पर आपको दिया था या जो डाले थे आपने एक्सेप्ट कर लिया, बड़ी मेहरबानी। जी, जैसे वर्किंग कांग्रेस वर्किंग कमेटी रेजोल्यूशन पास किया है, भाई आप एलओपी बन जाओ, जी, लेकिन अभी वो कोई फैसला नहीं लिए। जैसे अभी मैंने कहा कि हर संभावना है कि प्रियंका स्वयं बने, एक महिला नेत्री को आगे करने में राहुल को लग रहा है भाई आगे जाके विमेन कोटा आएगा, सब कुछ आएगा, तो अच्छी बात है कि अगर प्रियंका लोकसभा में
पार्टी को एक एलओपी रूप में ले। अगर वो नहीं बनती, वो अगर नहीं भी बनती, फिर भी जब प्रियंका खड़ी होके बोलेगी, शी विल बी द प्राइम अट्रैक्शन एंड शी विल बी द प्राइम स्टार। और राहुल जी, अब राहुल जी और प्रियंका जी दोनों लोकसभा में और मां रहेंगे राज्यसभा में। सर, सबसे पहले तो मेरे दर्शक और मैं खुद भी ये समझना चाहूँगा कि तकरीबन चुनाव आयोग के पास 6 महीने का टाइम होगा वायनाड में लोकसभा चुनाव कराने में। तब तक क्या ये लीडर ऑफ अपोज़िशन का पोज़ीशन खाली रहेगा? नहीं, ज़्यादा ये तो एक्सपेक्ट करेंगे 1-2 महीने में कर, 6 महीना तो मैक्सिमम, लेकिन उतना देर तो नहीं करेंगे। जी, देखिए, उत्तर प्रदेश में ही अब 10 विधानसभा के जगह खाली हुए, ये लोकसभा के चुनाव के कारण। जी, 9 असेंबली सीट्स वैसे खाली हुए हैं, उसमें से कई बीजेपी के सदस्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, कोई समाजवादी के भी मेंबर बन गए, और एक सीट जो है, एक समाजवादी पार्टी विधायक को उसको डिस्क्वालीफाई हुआ है क्योंकि वो कन्विक्ट हो गए हैं, एक 7 साल की आरए मिली है, एक केस ऑफ आर्सन में। जी, तो कुल मिला के 10 सीट खाली है उत्तर प्रदेश विधानसभा में। तो वो भी चुनाव आ रहा है, वो भी एक बड़ा चैलेंज होगा। कांग्रेस और सपा मिलके लड़ेंगे, जी, और बीजेपी को भी दिखाना पड़ेगा कि जो भी नुकसान हुआ था उत्तर प्रदेश में, जी, उससे ओवरकम करके। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा विलंब होगा ये उपचुनाव, लोकसभा जी, का जी। हो या विधानसभा का। तो उम्मीद है सर जिस तरीके से जम्मू-कश्मीर का चुनाव सितंबर से पहले करवाना है, शायद ये चुनाव भी जुलाई-अगस्त के आस-पास हो जाएँगे, यही आपका मानना है? बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे मान लगता है कि हो जाएगा। और एक बात है, वयनाड में अभी, केरल में अभी मानसून चल रहा है। जी, अभी मानसून समय में चुनाव कराना मुश्किल है, बिल्कुल। क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बारिश हो रहा है, लेकिन इतनी एक्टिव नहीं है मानसून, फिर भी अभी ये आपको पूरा जुलाई, अगस्त बारिश की मौसम है केरल में भी, जैसे रेस्ट ऑफ इंडिया में भी। और सितंबर तक ये खत्म हो जाता है केरल में, धीरे-धीरे मानसून विथड्रॉ कर जाता है। जी। सर, आपके पहले सवाल के जवाबों में से 2-3 पॉइंट मैंने नोट किए हैं। पहला पॉइंट तो ये था कि आप कह रहे थे कि राहुल गांधी पीएम को फेस नहीं करना चाहते। लेकिन पूरे चुनाव में उन्होंने नारा लगाया डरो मत। तो ये किस तरीके का विरोधाभास है कि पहले कहते रहे कि डरो मत और फिर अभी फेस नहीं करना चाहते पीएम मोदी को? ये जी, ये डर की वजह से नहीं है, जी। उनके अंदर एक अब वहम है, भई मैं इनके क्या क्यों फेस करना है? तो नफ़रत मोहब्बत की बाज़ार में नफ़रत की दुकान, ऐसी तो लोग कहेंगे, लेकिन ऐसी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर को इनको फेस करना नहीं है। ही डज़न्ट वांट टू फेस हिम, ही डज़न्ट लाइक हिम। जी, भई उनको मैं कहा, अच्छा दूसरी बात, डर से नहीं है, और प्रधानमंत्री भी फिर ठोका-ठोकी करेंगे ना इनको। जी, चुनाव में भी काफ़ी किया है। जी, तो अभी भी वो पर्सनली ही हैज़ अ ट्रेमेंडस डिसलाइक फॉर मोदी। आप जी, देखिए, अभी से शुरू हो गया है कि भाई आपने 240 पाके सरकार बना ली, आपका मैंडेट नहीं था, मोरल नहीं था। जी, जब मेरे पास रिकॉर्ड है नीरज जी, मैंने ऐसे देखा भाई, कब-कब कांग्रेस को कितनी मिली है, जब उन्होंने माइनॉरिटी सरकार बनाई। जी, बस हमारे दर्शक भी बड़े अ, उनकी भी बड़ी होगी, इंटरेस्ट होगी, हैरान हो जाएँगे भई, जो कांग्रेस भी जब भी माइनॉरिटी सरकार बनी है, आज जो बीजेपी का 240 से कम मिली है। जी, उदाहरण मैं दे रहा हूँ, जब इन्होंने 1989 में देखिए, 1918 में बोफोर्स के वजह से 197 हो गया था कांग्रेस का, जी, जब राजीव गांधी थे। और जाके जब 91 में जब पीवी नरसिम्हा राव ने सरकार बनाई, मतलब वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट था, तब कांग्रेस को मिला था 232, जी, 232, बीजेपी की तो 240। वो बिल्कुल। जाके 96 में कांग्रेस को मिला 140, 98 में 141 मिला जब वाजपेयी जी आ गए थे, 99 में 114, और 2004 में जब यूपीए वन सरकार बनी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, तब उनको 145 मिला। यानी जी, सरकार इन्होंने 2004 में मिली-जुली सरकार बनाई, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुए, जब सोनिया गांधी को लगा कि उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप एक्सेप्ट नहीं होगा, केवल 145 सीट्स लेकर, जी, तब, और जाके 2009 में जब दोबारा आए, तब भी 206 मिला था। जी, बीजेपी की तो 240 मिली है, और एनडीए के साथ तो 295। मैं इसीलिए स्टैटिस्टिक्स बताया, इसीलिए क्योंकि अभी से लग रहा एक कैंपेन शुरू हो गया है, जो आपकी नेक्स्ट सब्जेक्ट भी बनेगी ईवीएम जी, को लेकर। लेकिन एक बात अभी देखिए, बार बार कह रहे हैं भाई मॉरल अथॉरिटी नहीं है,
कैसे ये वापस आ गए? क्योंकि अभी उनको महसूस हो रहा है भाई हमारी संख्या तो 52 से जाके 99 हुई, लेकिन आदमी तो वही है प्रधानमंत्री, जी, मंत्रिमंडल लगभग वही है। और जो बातें लेकर जो भ्रष्टाचार के खिलाफ केसेस होंगे, अभी मैंने सुना है कि अमित शाह ने रिव्यू कर दी, भाई जो पेंडिंग है सब आगे चलाओ, आगे बढ़ो। तो इनका कोई रिलीफ नहीं मिला। अब धीरे-धीरे इनको समझ आ रहा है भाई ये था क्या ये 2024 का मैंडेट? मोदी जी। वापस आ गए पीएम, सरकार भी बन गई, मोदी सर इसको 3 मैं वोट दे रहे हैं और हम तो फिर विपक्ष है, केवल हमारी संख्या बढ़ गई, हमें एलओपी का जगह दर्जा मिल गया। जी, वही मैं कह रहा हूँ कि ये क्या कुछ दिनों की खुशी थी, अगर 4 तारीख को चुनाव नतीजों के बाद खुशी हुई और आज 17 तारीख है, तो 13 दिन की खुशी कह सकते हैं, 12 दिन की खुशी कह सकते हैं और उसके बाद जैसे ही खुशी इनकी रफू-चक्कर हुई, हवा हुई तो और रियलाइज़ेशन आया, तो उसके बाद फिर से ईवीएम आ गया पिक्चर में और भी डिफरेंट चीज़ें आती रहेंगी। बिल्कुल नीरज जी आपसे एकदम सही कह रहे हैं। इनका अभी लगता है कि भाई किसी तरह देखिए 2014 में जब हुआ, जब जीत के आए थे, 30 साल के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी को ऑन इट्स ओन मेजॉरिटी मिलकर सरकार बनी 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में। तब बोले भाई आपने तो जुमला करके आ गए, तो हम इस मैंडेट को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। 2019 में बोले भाई आपने तो बालाकोट करके जीत लिया, इस मैंडेट को भी नहीं मानेंगे। जी, अब 2024 में कह रहे हैं भाई आपकी संख्या कम हो गई, आपको जी, 400 पार बोल रहे थे, 400 पार से कितना कम हो गया आपको? मेजॉरिटी भी नहीं पाए पाए। अब ये सरकार की अब खड़गे भी बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, सारे एक एक स्वर में बोल रहे हैं कि भाई इस सरकार की मॉरल अथॉरिटी नहीं है, इस सरकार की मेजॉरिटी नहीं है, पीपल मैंडेट नहीं है, ये बोल रहे हैं। साथ में अभी जो ईवीएम की बात की जा रही है और वो भी हम बताऊंगा आपका प्रश्न सुनने के बाद, ये जी। कैसे कहाँ से कहाँ कनेक्ट करके क्या कर बिल्कुल। सर, मैं यही बताना चाहता था आपको कि बीजेपी ये क्यों नहीं कह रही है कि आपने जो 99 जीते हैं, वो 1 लाख रुपए गरीब महिलाओं और 1 लाख रुपए बेरोज़गार युवाओं को देने का झूठा वादा करके आपको इतना मिला है। और ये जो 240 की मोरल विक्ट्री पे सवाल उठा रहे हैं, ये तो 99 की मोरल विक्ट्री पे भी सवाल उठता है। और ऐसा कोई कह नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा और मेरे ख्याल से ये बात कुछ दिन के लिए जब कुछ मुस्लिम महिलाएँ पहुँची थी कांग्रेस के दफ्तर में अपने 1 लाख रुपए लेने के लिए, उसके बाद 2-3 दिन तक हवा चली थी, उसके बाद टाएँ-टाएँ फिस हो गई। बहरहाल जो इनका खुद अपना 99 को भी डिफेंड नहीं कर सकते, वो कह रहे हैं 240 वाले को डिफेंड करो। ये अलग ही रूल है, वो हमने देखा ही है। सर आपने एक और बात कही थी कि प्रियंका गांधी शायद लीडर ऑफ अपोज़िशन बन सकती हैं और ऐसे केस में वो पीएम को संसद में फेस करेंगी और वो एक समझ लीजिए कि विजुअल डिलाइट होगा दर्शकों के लिए या देशवासियों के लिए कि होता कैसा है। अच्छा बोलें, बुरा बोलें, आपने कहा कि जैसे भी बोलें, बट वो एक शायद विजुअल डिलाइट हो सकता है। अब मेरा सवाल इसमें ये है कि क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भाई-बहन में कॉम्पिटिशन होगा संसद में, पहली चीज़ और दूसरा अगर ये आगे जा कर के 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद मैं कोई वो नहीं कहना चाहता हूँ। पॉसिबिलिटी इलेक्शन में होती है चुनावी चुनावी राजनीति में। कहीं अगर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच में प्राइम मिनिस्टर पोज़ीशन के लिए अगर कॉम्पिटिशन हुआ, तो फिर क्या होगा एक ही फैमिली से 2 सांसद होने के बाद? और ख़ास करके ये मैं कॉन्टेक्स्ट देता हूँ, कॉन्टेक्स्ट ये था कि प्रियंका गांधी को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से शायद बाहर रखने की कोशिश की जाती रही है अभी तक। तो बिल्कुल नीरज जी एक क्योंकि देखिए समर्थक के बीच में तो ये टेंशन था ही। प्रियंका के समर्थक अलग हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर और राहुल जी के समर्थक अलग हैं। जी, ये भाई-बहनों के बीच में बहुत अच्छा रिश्ता है। आज भी आपने देखा होगा जैसे कि वायनाड से प्रियंका का घोषणा हुआ, बस प्रियंका और राहुल हग्ड ईच अदर। राहुल बड़े पीडीए दिखाते हैं, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन अपनी बहन के लिए, जी, लगातार हाथ पकड़ के, पूरा मतलब कोई मतभेद नहीं है, कुछ नहीं है। और प्रियंका ने भी बहुत मदद किया राहुल को, राहुल के पूरा रायबरेली संभाली। वायनाड में भी लास्ट डे वही कैंपेन कर रही थी और आज राहुल जी का जो पार्टिंग स्टेटमेंट था, भाई मैं वायनाड छोड़ रहा हूँ, लेकिन वो वायनाड मेरे दिल में रहेगा और हम दोनों दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे लिए करीब है। यानी वायनाड और रायबरेली प्रियंका भी उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना इनके लिए। कोई कॉन्स्टिट्यूंसी हम नहीं छोड़ रहे, केवल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जो है एक ही सीट से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए एक छोड़ रहे हैं। ये करके राहुल ने ये किया।
लेकिन बात जो बात यहाँ आएगी, देखिए वो कॉन्फ्लिक्ट जो आप सोच रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो कॉन्फ्लिक्ट होगी, क्योंकि प्रियंका ने जब भी ज़रूरत हुई, अपनी भाई के लिए त्याग किया है, भाई की इंटरेस्ट देखा है, और जब तक भाई से ग्रीन सिग्नल नहीं आया, वो चुनाव में भी नहीं लड़े। तो इसीलिए तो आज खड़गे बोले, भई हमारी प्रपोज़ल आपने एक्सेप्ट किया, इसलिए पार्टी बहुत धन्यवाद है। यानी द अनस्टेटेड पार्ट वाज़, आपने प्रियंका को लड़ने दिया, जी, तो भी इसके लिए भी हम आभारी हैं। बिल्कुल। सर यही मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि हमेशा भाई के लिए उन्होंने त्याग दिया और आगे भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो शायद त्याग करेंगी ही करेंगी। लेकिन इसके साथ-साथ हम एक चीज़ और जानते हैं कि जब बात चुनाव की आती है, जब बात पोज़ीशन की आती है, जब बात पावर की आती है, जब बात ताकत की आती है और समय कुछ भी नहीं कह सकता सर। समय तो ये भी नहीं कह सकता कि राहुल गांधी कब प्रधानमंत्री बनने के काबिल होंगे या बनेंगे या प्रियंका गांधी कब काबिल होंगी या बनेंगी, उनकी लाइफ़ टाइम में ये अपॉर्च्युनिटी आएगी, नहीं आएगी या हो सकता है कि शायद 1 साल बाद ही आ जाए, हम किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते। सवाल बस यहाँ पे यही है कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने अब तक राहुल गांधी को सपोर्ट किया है या राहुल गांधी के साथ कंधे में कंधा मिला करके काम किया है, वो आगे बना रहेगा या नहीं बना रहेगा? ये एक बार आप इस पर नहीं, आपकी बिल्कुल टिप्पणी नहीं, जी। नीरज जी, इसमें कोई संदेह नहीं है, बहुत अच्छी तरह बनाए रहेगा, दोनों में कोई विवाद नहीं है, दोनों जानते हैं कि भई हम हमारी यूएसपी यही है, कि ये हमारी यूएसपी क्या है? हम राजीव और सोनिया के बेटे और बेटी हैं। इंदिरा गांधी के हम ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर हैं, और नेहरू खानदान से आते हैं। खानदान ही हमारी यूएसपी है। तो जितना हम खानदान को दिखाएँगे, उतना हमें फ़ायदा है। जी, ठीक है? इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, उनको लग रहा है, वो भी जानते हैं भई अभी तक कांग्रेस 99 ही पहुँचा है। जब तक आप कम से कम और 100 150 सीट नहीं ऐड करोगे, आने वाले चुनाव में, जब भी मतलब लोकसभा चुनाव तो जाके 29 में है। इस बीच में डिलिमिटेशन होगा, कई चीज़ें होंगी जो थिएटर बदल देगा। लेकिन इनका ये है कि भई हमें बीच में हमें शेयर करना है बर्डन को, पार्टी को बर्डन शेयर करके कैंपेन शेयर करेंगे, जो भी करेंगे। और एट द सेम टाइम आपने एक चीज़ देखा होगा इस बार, यानी पहली बार मैं देख रहा हूँ, राहुल जी काफ़ी प्रियंका को रोल को एक्नॉलेज कर रहे हैं। भई इन्होंने बहुत मदद किया, सब कुछ इन्होंने किया, वाराणसी में लड़ते तो पीएम को भी हरा देती। ये सारे ही इज़ गिविंग हर अ गुड बूस्ट। कह रहा भई इसी की वजह से सब कुछ हो रहा है। जी, और क्या वो बार-बार कहता है कि भई क मेहनत करती है, जब फिर क्रेडिट लेने के समय छुप जाती है। जी, तो एक मतलब ये एक तो देखिए एक चीज़ बड़ा क्लियर है नीरज जी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ये तीनों बड़े कैलिब्रेटेड करके हर मूव करते हैं। ये जो अभी देखिए वायनाड में उन पे खड़ा करना, माँ तो खुश होगी भई राहुल कम से कम मान लिया कि अपनी बहन के लिए कोई रोल दे रहा है। बिल्कुल। और इनको लगता है भई हमारे लिए यही परिवार है, हमारे लिए यही कांग्रेस की स्ट्रेंथ भी है, माइनसेस भी है। जी, तो जो उत्तर प्रदेश में अगर इस तरह हम कर सकते हैं समाजवादी के साथ अलायंस करके, तो व्हाई नॉट? फिर दोबारा जब भी चुनाव होगा हम इसी फार्मूला को एक्सटेंड करेंगे। जी, लेकिन जहाँ चीज़ें स्टैटिक नहीं रहेगी, देखिए बीजेपी को तो धक्का मिला है। उत्तर प्रदेश में कैंडिडेट्स जो नए-नए लाए गए थे वो हार गए। जहाँ सीटिंग रिपीट हुए वो भी हार गए। तो जो नुकसान हुआ है, काफ़ी नुकसान का कारण पार्टी के जो फैसले हैं। लेकिन एट द सेम टाइम बीजेपी जो है करेक्टिव मेजर्स में लग जाएगी। मैं इसीलिए इसको स्पेशली मेंशन कर रहा हूँ। कांग्रेस में कोई करेक्टिव मेजर्स नहीं होगी। उनको लग रहा है भई हमें तो 52 से जाके 99 मिल गया, तो हमने तो बहुत अचीव कर ली। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है भई यो दिस इज़ योर थर्ड लार्जेस्ट लो। जी, भई आपने 2000 आपने 2014 में क्या किया? 19 में कितना मिला? जी। अब जाके कितना आपको मिल रहा है? कैसे इसको आपने एक्सेप्ट कर लिया? सर, जिस तरीके से हमने शो के शुरुआत में ही कहा था कि ईवीएम का जिन्न एक बार फिर से बाहर निकल चुका है। ऐसा लग रहा था कि शायद ये जो जिन्न है अब 5 साल के लिए बस्ते में बंद हो गया है या तब तक 6 महीने के लिए बंद हो जाएगा जब तक कि कुछ राज्यों के चुनाव ना हो। और सबसे पहला मेरा सवाल इसमें ये होगा, आप तो पूरा डिटेल में बताएँगे, लेकिन उसके साथ-साथ मेरे एक सवाल का जवाब देते जाइएगा।
ये आरोप बीजेपी पे ही क्यों लग रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी करके इन्होंने चुनाव जीता है या इनकी सीटें घटाई हैं? सर, ईवीएम में गड़बड़ी करके सीटें बढ़ती हैं या घटती हैं? पहला सवाल। तो सवाल उससे पूछा जाना चाहिए जिसकी सीटें बढ़ी हैं। अब कई राज्यों में, कई जगहों पर इनके हाथ में भी प्रशासन है और टॉप पावर भी है और लोगों का सपोर्ट भी है और ये कहते भी हैं कि सरकार भले ही उनकी होगी, सिस्टम हमारा है। तो ये जो डाउट है ईवीएम का, वो बीजेपी कांग्रेस के ऊपर क्यों नहीं डाल रही? कांग्रेस बीजेपी के ऊपर क्यों डाल रही है? ये जवाब दे दीजिए सर। देखिए, अमेरिका में जो अभी चुनाव चल रहा है, पुर्टो रिको में ये कंप्लेंट था कि भाई वहाँ पे वो हैक हो गया। अच्छा, वहाँ का ईवीएम हमारा ईवीएम में बाकी फ़र्क है। उनका ईवीएम का सिस्टम क्या है, एक एटीएम मशीन है। किसी एटीएम से पैसा ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। जी, उनका ईवीएम सिस्टम ऐसा है, कहीं से वोट करो तो तुरंत सेंट्रल जो जहाँ उनकी डेटा है, वो वहाँ चला जाता है। तो 1 घंटे में आप पता कर सकते हैं कौन आगे है, कौन पीछे है। दैट सेंट्रलाइज़्ड और ये होता है। हमारा ईवीएम इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। उसका जी, इंटरनेट से कोई लेना-देना नहीं है। वो अपने आप एक पासवर्ड है जिसमें वोट डाला जाता है, रिकॉर्ड होता है, जब चुनाव काउंटिंग होती है, तब जाके काउंट होता है। मशीन खोल के फिर पासवर्ड डाल के काउंट करते हैं, भई इस फलाना मशीन में, फलाना बूथ में कितने लोग किस पार्टी को दिए। लेकिन पुर्टो रिको में ये हुआ, उस पर एलन मस्क वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे चुनाव चल रहा है। वहाँ पे अमेरिका में चुनाव चल रहा है। जी, जी, तो चुनाव में वहाँ के जो चुनाव में पुर्टो रिको में जो हुआ था, उसको लेकर एलन मस्क ने कहा भई ये ईवीएम तो वहाँ गड़बड़ है। तब उसी एलन मस्क स्टेटमेंट में हमारे यहाँ के जो विपक्ष है उस पर कूद पड़े। जी, बोले भई देखो, एलन मस्क भी कह रहा है, एलन भई मस्क जो कह रहा है, मस्क तो सपोर्टर नहीं है ये। तो एलन मस्क इज़ अ कैपिटलिस्ट है। ये सारे समाजवादी वाले उसको कोट करके भई ये देखो अमेरिका में ये हो गया तो हमारा कौन-सा है? जी, और ये अच्छा, इसको काउंटर किया राजीव चंद्रशेखर ने यही बात कहकर, जी, भई हमारी ईवीएम जो है, लेटेस्ट जनरेशन ईवीएम जो हमने डेवलप किया है, कोई इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, कोई इट इज़ हैक प्रूफ है। तब जाके एक घटना हुई नॉर्थ वेस्ट काउंसिल मुंबई में, ये जहाँ पे शिवसेना के वाइकर करके जो कैंडिडेट है, उन्होंने 48 वोट से जीते गए। ठीक है? ये बॉम्बे, मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। जी, जी, वहाँ पे शिवसेना के जो कैंडिडेट है कि अमोल कीर्तिकार, वो हार गए थे 48 वोट से। और जो जीते हैं वो वैकार है, रविंद्र वैकार, जो शिवसेना एकनाथ शिंदे के हैं। उन्होंने वैकार ने कीर्तिकार को 48 वोट से डिफीट कर दिया। ये तो देश भर में थिनेस्ट मेजॉरिटी ये मार्जिन है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन बाद में एक एलिगेशन आया कि उनका एक साथी, उन्हीं का ब्रदर इन लॉ ही, वो काउंटिंग बूथ में एक फ़ोन लेके आए थे, जिस फ़ोन से वो हमेशा बात कर रहे थे। और एक एलिगेशन आ गया भई वो जो अ, उन्हीं के फ़ोन से ही वो ईवीएम को टैम्पर कर रहे थे। जी, लेकिन जब रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी कही, भई वहाँ किसी के पास ये वाला मोबाइल नहीं था जो टैम्पर होगा, केवल रिटर्निंग ऑफिसर एक डेटा ऑपरेटर के पास था, ये किसी कैंडिडेट्स के पास नहीं है। तब भी मानने को तैयार नहीं है, उसी को पकड़ के अब शुरू बोल दिए, भई तब तो आदित्य ठाकरे भई इतना तो 240 भी नहीं जीते थे जी, बीजेपी। जी, भाई जब इनकी 52 से 99 हुआ है उसी ईवीएम से, उस पर कोई बात नहीं है। मोदी जी को कैसे 240 मिल गया? जी, तो अब ईवीएम का फिर शुरू हो गया, भाई ईवीएम प्रूफ, मतलब ये स्वयं अभी मतलब एलिगेशन कर रहे हैं। अब फिर इलेक्शन कमीशन से कह रहे हैं। अच्छा, इस बीच में वो फोन से जो कनेक्टेड था नॉर्थ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी, ये खबर मिड डे ने डाला। जी, इलेक्शन कमीशन ने उस अखबार को, बॉम्बे मुंबई मिड डे को लीगल नोटिस दिया। तुरंत जी, वो कॉन्ट्रडिक्शन छाप दिया, भाई ऐसा हमारी गलत थी। जी, अब उसी को डिपेंड कर बेस करके सब लोग चालू कर दिए थे। बिल्कुल। सो एक चीज़ तो यहाँ पे मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल सामने आता है सर। मीडिया कुछ भी करके सेंसेशनलाइज़ेशन से लेकर के, गलत रिपोर्ट चलाने से लेकर के, फेक न्यूज़ चलाने से लेकर के, देखिए क्या होता है सर, हमने कई बार देखा है कि आप एक फेक न्यूज़ चलाते हैं, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है और उसके बाद जितने भी क्लैरिफ़िकेशंस आते हैं, वो कुछ लोगों के समझ में आ जाते हैं,
लेकिन बाकी जो फैल जाती है चीज़ ना, वो लेवल जो होता है उसका, फेक न्यूज़ का और उसके कवरेज का, वो अथाह होता है, उसका कोई काट नहीं होता। और ऐसे में कोई भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, मिड डे है और चाहे कोई भी हो, हमारे बड़े-बड़े पत्रकार हैं, कल उस फेक न्यूज़ के बेसिस पे और भी फेक न्यूज़ करते रहे और उसके बाद कई एक अरविंद गुनाशेखर भी हैं, वो भी उल्टी-पुल्टी बातें लिखते रहते हैं। सो ये फेक न्यूज़ फैक्ट्री को किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए, ये अगर रेप्यूटेड मीडिया हाउसेज़ नहीं सीखेंगी, तो यूट्यूबर्स तो फिर आप समझ ही लीजिए कि यूट्यूब पे क्या चलता होगा और किस तरीके से गवर्नमेंट और पूरे के पूरे सिस्टम के नाक में दम करके रखा होगा इन लोगों ने। सो ये फेक न्यूज़ एक बहुत बड़ा कंसर्न है और कई सारे बड़े-बड़े जर्नलिस्ट को कल कॉल आउट किया गया जिन्होंने मिड डे की खबर पे यकीन करके या इवन उसको शेयर किया। क्योंकि सर ये जो खबर है, ये खबर एक मामूली खबर नहीं थी। ये खबर वैसी ही थी जिस तरीके से वो एक बार आया था आपको याद होगा कि आलू डालो इधर से सोना उधर से निकलेगा। है ना? इधर से आलू डालो सोना उधर से निकलेगा। मेरे हाथ का डायरेक्शन गड़बड़ हो गया। एक 2000 के नोट में कोई चिप लगा हुआ था। वो भी खबर काफ़ी फैली थी। सुधीर चौधरी ने तब वो जी न्यूज़ में हुआ करते थे। श्वेता सिंह जो कि आज तक में हुआ करती थी हैं अभी भी तो वहाँ पे, इन लोगों ने एक रिपोर्ट की थी। सो कुछ ऐसी ही मनगढ़ंत चीज़ें और उस मनगढ़ंत चीज़ों पे अब चूँकि ये मोदी के अगेंस्ट है, तो मोदी के अगेंस्ट है तो बड़े-बड़े पत्रकार भी उस पे कमेंट करना चालू करेंगे। जब इस पे थोड़ा-सा रिएक्शन आया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो वो कहने लगे अच्छा इलेक्शन कमीशन ने ये तो मान लिया कि अंदर फ़ोन गया था। अरे भाई! इतना बड़ा देश, 66 करोड़ लोगों ने वोट किया है। 66 करोड़ लोगों के वोट में अगर एक किसी भी जगह पे कोई फ़ोन लेकर के चला गया, तो ईवीएम हैक हो गया। एक बंदे ने आपको याद होगा कुछ दिन पहले यूपी में एक 17 साल के लड़के ने जा करके सेल्फी खींची थी कि देखो मैं इसमें 8 बार वोट डाल सकता हूँ। सो उससे ईवीएम हैक नहीं हुआ। ईवीएम हैक इससे हो गया कि कोई फ़ोन लेकर के अंदर गया था और उसकी थ्योरी पे लोगों ने भरोसा भी कर लिया। तो ये खुद ही अपनी क्रेडिबिलिटी को और भी ज़्यादा गिरा रहे हैं। ऑलरेडी इनके स्पेस को एक नई बहस चल पड़ी है कि यूट्यूबर्स इनके स्पेस को ले रहे हैं। हालाँकि मैं इस पूरे के पूरे बहस में कोई भी आधार नहीं देखता हूँ। ये वैसे ही निराधार बहस है कि यूट्यूबर में लोग विश्वास करते हैं, यूट्यूबर की खबरों पे लोग विश्वास नहीं करते, यूट्यूबर के मसाले पे लोग विश्वास करते हैं, यूट्यूबर के झूठ को लोग सच मान लेते हैं और झूठ को सच मान लेना, ये कहीं से भी उनके ऊपर क्रेडिबिलिटी का वो स्टैम्प लगा दे कोई कि दे आर क्रेडिबल, ये बकवास है सर। बहरहाल बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आज की इस कमेंट्री के लिए। हम कल फिर हाज़िर होंगे, कल की बड़ी खबरों पर अपनी निष्पक्ष कमेंट्री लेकर के। आपका और हमारे दर्शकों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि। नमस्कार।